हेलो एंड वेलकम टू बीएपीएसएच। आज हम बीपीएससी 112 का यूनिट नंबर 1 का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं, जहां पर हम शुरुआत करेंगे आज इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिटी। तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में अगर हम पॉलिटिकल आइडियाज को ट्रेस करें तो वैदिक लिटरेचर में हमें इसके भर भर के एविडेंस मिलते हैं। वैदिक लिटरेचर में हम ये जान सकते हैं कि अर्ली बिगनिंग में जो पॉलिटिकल आइडियाज होते थे वो कैसे आते थे। अगर हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो ऋग्वेद में हमें 3 तरीके के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी बता कर रखा हुआ है, जैसे कि सभा, समिति और विधाता। अगर मैं सभा की बात करूं तो इस टाइम पर ये अर्ली वैदिक पीरियड की बात हो रही है। तो अर्ली वैदिक पीरियड में ट्राइबल कम्युनिटीज ज़्यादा चला करती थी, क्योंकि ट्राइबल लॉज एंड नॉर्म्स के ऊपर ये अपना क्लैन बनाते थे। तो एक क्लैन में सभा में क्या होता था कि एक क्लैन में जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, एल्डर्स हैं, उनकी एक काउंसिल बना डाली जिसका नाम रख दिया इन्होंने सभा। उसके बाद समिति पे अगर हम जाएं तो समिति पूरे क्लैन की एक जनरल असेंबली होती थी, मतलब जिसमें सब लोग आते थे, जिसका काम होता था अपने राजा का इलेक्शन करना। वहीं अगर हम विधाता की बात करें तो विधाता काइंड ऑफ कह सकते हैं कि इट वॉज अ डिस्प्यूट रेजोल्यूशनरी बॉडी। ठीक है, जब भी किसी में कन्फ्लिक्ट आता था सभा या समिति में तो ये सारे लोग विधाता के पास जाते थे, ताकि इनके जो भी डिस्प्यूट्स हैं, जो भी कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो यहाँ पर रिजॉल्व किए जा सकें। विधाता की अगर मैं बात करूँ तो ये डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन से दूर ही रहती थी, इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं रहती थी। इसका काम होता था कि जो भी क्लैन में हमारी वेल्थ है उसको ये रीडिस्ट्रीब्यूट करने का काम करती थी। तो ये होते हैं हमारे पास ऋग्वेद ने मेंशन कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। वहीं अगर हम वैदिक लिटरेचर में और आगे जाएं तो एग्जांपल्स हमें किंगशिप के भी दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है महाभारत का शांति पर्व। महाभारत के शांति पर्व में भी हमें इलेबोरेटली राजधर्म के नाम पर जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो दिखाई देते हैं कि जो राजा है उसका क्या धर्म होना चाहिए, उसके कौन कौन से फंक्शंस होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमें महाभारत में पता लगती हैं। टैक्सेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स, एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमें महाभारत के शांति पर्व में दिखाई देते हैं। वहीं आगे अगर हम बात करें तो उपनिषद और वेदांतिक जो लिटरेचर है उसमें भी ब्रह्म और आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं। ब्रह्म हमने पढ़ा ही था कि ऊपर क्या होता है कि जब एक इंडिविजुअल एब्सोल्यूट को अटेन करने की कोशिश करता है वो होता है ब्रह्म। वहीं अगर हम दूसरी डेफिनेशन देखें तो जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपनी सारी एनर्जी को गॉड की तरफ डायरेक्ट करना चालू कर देता है वो होता है ब्रह्म। तो जब ये उपनिषद और वेदांतिक लिटरेचर आते हैं तो ब्रह्म की जो भी मल्टीप्लिसिटी होती है वो डुअलिटी में आ जाती है। ठीक है, जिसमें प्योर आइडिया और गॉड की बातें की जाती हैं। वहीं आत्मा जैसे कॉन्सेप्ट यानी सोल जैसे कॉन्सेप्ट भी जो हम देखते हैं वो भी आने लगते हैं, जहाँ पर ये कहा जाता है कि जो भी इंडिविजुअल्स या जो भी ह्यूमन बींग्स हैं हमें उन्हें स्पिरिचुअल इक्वालिटी देनी चाहिए, क्योंकि ये सारे जो ह्यूमन बींग्स हैं ये चिल्ड्रन हैं इमोरैलिटी के। इमोरैलिटी का मतलब होता है कि ये जो भी सारे ह्यूमन बींग्स हैं इसमें कहीं ना कहीं गॉड का एक स्पार्क है, मतलब एक भगवान का अंश है। ठीक है, तो हम ये यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इक्वालिटी जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है वो भी इस समय पर आना चालू हो चुके हैं। तो वहीं अगर हम बात करें ब्राह्मणिकल राइट्स की, राइट्स का मतलब होता है कि कुछ ऐसे रिचुअल्स जहाँ पर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस होता है। तो ब्राह्मणिकल मोनार्कियल राइट्स की अगर मैं बात करूं तो अश्वमेध नाम का एक ऐसा यज्ञ हुआ करता था जो कि उस समय पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता था। अश्वमेध में होता क्या था कि राजा का एक घोड़ा लिया जाता था। अब उस घोड़े को क्या किया जाता था कि खुला छोड़ दिया जाता था कि जहां पर भी इस घोड़े के पैर पड़ेंगे वो पूरी जमीन उस राजा के नीचे आ जाएगी, मतलब उस राजा के कंट्रोल में आ जाएगी। जिससे कि हम ये सिंबलाइज होता हुआ देख सकते हैं कि राजा कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कंक्वेस्ट की तैयारी में है, अपनी हेजेमनी को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिकल साइंस में ये सब भी हम वैदिक लिटरेचर में देख सकते हैं, जो कि बृहदारण्यक उपनिषद में हमें लिखे हुए मिलते हैं। वहीं अगर हम फुल फ्लेजेड थियरी की बात करें स्टेट की, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में इस सभी टॉपिक्स को यहाँ पर 3 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करके रखा हुआ है कि स्टेट होती क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टेट की थियरी अगर हम देखें तो सबसे पहली थियरी इसमें आती है थियरी ऑफ किंगशिप। मतलब जो भी एक राजा है उसके क्या क्या एक्टिविटीज उसे करनी चाहिए अपनी प्रजा के वेलफेयर के लिए।
वहीं उसके फंक्शंस क्या क्या होने चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं किंगशिप से रिलेटेड, वो अर्थशास्त्र की फिफ्थ सिक्स और एट्थ बुक में हमें लिखी हुई मिलती हैं। वहीं सेकंड थियरी की अगर हम बात करें, सेकंड थियरी आती है हमारे पास, थियरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉ। ये जो सारी चीज़ें हैं कि लॉ किस तरीके से होना चाहिए, हमें एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से चला के रखना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम वेलफेयर में ला सकें। तो जो ऐसी चीज़ें हैं वो हमें अर्थशास्त्र की फिफ्थ बुक में दिखाई देती हैं। वहीं थर्ड थियोरी हमारे पास आती है, जो कि थियोरी होती है प्रॉब्लम्स ऑफ वॉर एंड डिप्लोमेसी की, कि लड़ाई हमें किस तरीके से लड़नी चाहिए, हमें डिप्लोमेटिक रिलेशंस कैसे बना के रखने चाहिए बाजू वाले स्टेट्स के साथ। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो हमें सेवन्थ, नाइन्थ और फोर्टींथ बुक जो है अर्थशास्त्र की, उसमें हमें लिखे हुए मिलते हैं। वहीं अगर हम मनुस्मृति की बात करें, तो मनुस्मृति में भी हमें धर्म, दंड नीति, किंगशिप, लेजिस्लेशन, ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट हैं हमें उनकी डिटेल्स मिलती हैं। सेकंड हमारे पास आता है ओरिजिन ऑफ किंगशिप, कि किंगशिप का ओरिजिन हुआ कैसे। तो अगर हम महाभारत के शांति पर्व में जाएं, तो यहाँ पर कहा क्या जाता है कि जो लोग हैं उन्होंने एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि लोग यहाँ पर ब्रह्म से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप मनु को भेजिए ताकि हमारी स्टेट को गवर्न किया जा सके, ताकि हम मत्स्य अन्याय से बच सकें। मत्स्य अन्याय का मतलब ये होता है कि बिग फिश ईट्स स्मॉल फिश। मतलब कि अगर आपके पास ज़्यादा पावर है, आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास ज़मीन ज़्यादा है, ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं इसको आप छोटे लोगों पर डोमिनेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अब इस चीज़ से होता क्या था कि जो बड़े-बड़े लोग होते थे, जो कि राजा के करीबी लोग होते थे, वो शोषण करना चालू कर देते थे, जिससे कि समाज में अराजकता फैलती थी और इनजस्टिस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो भी यहाँ पर आते थे। तो इसीलिए यहाँ पर हमें शांति पर्व में बता के रखा हुआ है कि यहाँ पर जो लोग हैं, एक काइंड ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर लोग ब्रह्म से रिक्वेस्ट करते हैं, आप मनु को भेजिए हमारी स्टेट को गवर्न करने के लिए। तो इस तरीके से गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है, किंगशिप का कॉन्सेप्ट है, वो यहाँ पर हमें आता हुआ दिखाई देता है। वहीं अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें, तो यहाँ पर भी लोगों को मनु से रिक्वेस्ट करते हुए दिखाया गया है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप विवासवत नाम के जो किंग हैं उन्हें आप भेजिए, ताकि वो मत्स्य अन्याय को यहाँ पर रूल आउट करके हमारा वेलफेयर कर सकें। तो ये जो सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं किंगशिप के ओरिजिन के बारे में बताती हैं कि कैसे पहले के ज़मानों में एक राजा को भगवानों से पावर मिलती थी ताकि वो दूसरों पर रूल करे, जिसे हम कौसी डिवाइन या कौसी कॉन्ट्रेक्चुअल ओरिजिन कहते हैं। आगे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो बेसिक क्रूड लेवल पर अगर हम जाएं, तो वैदिक पीरियड में हमें लीनिएज के बेसिस पे और ट्राइब के बेसिस पे यहाँ पर पॉलिटिकल फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जो सभा समिति और विधात का काम होता था, पहले हमने पढ़ के रखा हुआ है। वहीं अगर हम लेटर ऑन जाएं, तो पोस्ट वैदिक पीरियड में हमें महाजनपदास का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर अब जो स्टेट्स ट्राइब के बेसिस पे चलती थी, ठीक है, जहाँ पर पॉलिटिकल फॉर्मेशन ट्राइबल बेसिस पे होती थी, अब वो टेरिटोरियल बेसिस पे होने लगती है। मतलब जितनी बड़ी टेरिटरी उतना बड़ा आपका रूल होने लगता है। थर्ड हमारे पास आता है लिच्छवियन रिपब्लिक, की जो लिच्छावीज हुआ करते थे सिक्स फिफ्थ सेंचुरी में। तो यहाँ पर गण संघ का एक रेप्लिका बनाने की कोशिश करते हैं। गण संघ का मतलब ये होता है कि ओलिगार्किक रिपब्लिक्स। ओलिगार्किक रिपब्लिक्स में 4 से 5 लोग होते हैं जो कि पूरी स्टेट को यहाँ पर गवर्न करने का काम करते हैं। तो ये हो गया हमारा गण संघ। साथ ही साथ अगर हम मौर्याज में जाएं या गुप्ताज में जाएं, तो हमें मोनार्कियल ब्यूरोक्रेटिक स्टेट दिखाई देती है। मतलब एक राजा तो होगा ही मोनार्की के बेसिस पे, पर उसके नीचे बहुत सारे मिनिस्टर लोग होंगे, जिसे आज हम ब्यूरोक्रेसी के नाम से जानते हैं। कि कोई एक मिनिस्टर है वो फाइनेंस देख रहा है, कोई इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज देख रहा है, कोई धर्म के जो लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे इस समय पर इवॉल्व होना चालू हो गई थी। वहीं अगर हम मिडेवल पीरियड में जाएं, तो हमें फ्यूडल मोनार्कीज भी देखने को मिलती हैं। फ्यूडल मोनार्कीज का मतलब ये है कि मोनार्की के बेसिस पे, हेरिडेटरी बेसिस पे, मतलब एक राजा रहेगा, उस राजा के पास सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन रहेगा उसके अंडर आने वाली लैंड का। अब उस लैंड को वो क्या करेगा, जमींदारों वगैरह को दे देगा। अब जमींदार क्या करेंगे, दूसरे लोगों से उस जमीन पर यहाँ पर अपना काम कराएंगे और राजा को पैसे देंगे। तो ऐसी जो भी चीजें हैं वो हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हैं, जिससे कि हम ये देख सकते हैं कि पुराने जमानों में स्टेट और गवर्नमेंट का इवोल्यूशन कैसे हुआ था।
सेकंड हमारे पास आता है ये इवोल्यूशन सॉरी एलिमेंट्स ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट के क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। तो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी में हमें एलिमेंट्स ऑफ स्टेट्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर एक स्टेट है तो उसमें एक स्वामी होना चाहिए, मतलब एक राजा होना चाहिए जो कि उस पर अपना अल्टीमेट, हम कह सकते हैं कि उसकी अल्टीमेट अथॉरिटी हो उन लोगों पर रूल करने के लिए। साथ ही साथ उस राजा के साथ हमें अमात्य यानी मिनिस्टर्स भी रखने चाहिए, ताकि राजा को सारी चीजें ना संभालनी पड़े, कुछ मिनिस्टर लोग भी संभालें। उसके बाद एक जनपद होना चाहिए। जनपद का मतलब ये है कि एक टेरिटरी होनी चाहिए और उस टेरिटरी में रहने वाले लोग होने चाहिए। साथ ही साथ उस पर्टिकुलर स्टेट में हमारे पास दुर्ग यानी फोर्ट, किले होने चाहिए। उस स्टेट में हमारे पास कोष यानी पैसा होना चाहिए, ट्रेजरी होनी चाहिए, बल होना चाहिए यानी आर्मी, आर्म्ड फोर्सेस होनी चाहिए। और लास्टली हमारे पास आता है मित्र यानी अलाय, कि एक स्टेट के पास एक मित्र स्टेट भी होना चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि एक फ्रेंडली, एक नेचर का एक स्टेट होना चाहिए जो कि उसके साथ खड़ा रहे। तो ये जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पर हम एलिमेंट्स ऑफ स्टेट में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट, कि अब स्टेट तो हमने बना दी, उसके एलिमेंट्स भी देख लिए, अब उसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए। तो इस समय पर अगर हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की बात करें तो ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में यह सपोज किया जाता है कि जो राजा है उसे अपने लोगों के लिए एक नौकर की तरह काम करना चाहिए। उसे अपने आप को सबसे ऊपर नहीं मानना चाहिए, बल्कि अपने लोगों के लिए एक नौकर की तरह दिन रात उनके लिए काम करना चाहिए, उनके लिए ट्रस्टी बन के खड़ा रहना चाहिए, ताकि जो लोग हैं उनका ज्यादा से ज्यादा वो राजा वेलफेयर कर सके। साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट में ये भी कहा जाता है कि राजा को ये भी इंश्योर करना चाहिए कि हर एक इंडिविजुअल उसके अंडर में जो रूल हो रहा है उसके अंडर पुरुषार्थ को यहाँ पर अच्छे से रियलाइज कर सके। पुरुषार्थ का मतलब हम समझ चुके हैं, जैसे कि धर्म है, काम है, मोक्ष है और अर्थ है। जो ये चारों चीजें हैं ये चारों मिलकर बनाते हैं पुरुषार्थ। तो राजा को ये इंश्योर करना चाहिए कि उसके राज्य में धर्म को फॉलो करें, ठीक है, काम जो भी उनके डिजायर्स हैं उनको फुलफिल किया जाए, अर्थ यानी पैसा कमाने के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटीज दी जाएं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी लोगों को कुछ ना कुछ किया जाए। तो ये जो सारी चीजें हैं वो भी हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट में लाकर रखी हुई है। साथ ही साथ योग सीमा की बात यहाँ पर की गई है। योग सीमा का मतलब ये है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज में हमें फर्दर एडिशन करना है। हमें उन रिसोर्सेज का डेप्लीशन नहीं करना है, हमें उसमें फर्दर एडिशन करना करते जाना है, ताकि जो स्टेट है उसका अच्छे से वेलफेयर हो सके। साथ ही साथ शीम जैसे जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी हमारे पास आने लगते हैं। शीम का मतलब ये होता है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हम सभी ह्यूमन परस्यूट्स में यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में हम उन रिसोर्सेज को वेल यूटिलाइज करके रख सकें। क्योंकि मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम इस टाइम पर देखें तो वेलफेयर ऑफ द पीपल ही हुआ करता था। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स लिख के रखे हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लॉ एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की। तो लॉज की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली जो लॉ बुक है, जो मनुस्मृति है, उसमें एक लीगल एक्सपर्ट की बात की जाती है कि जो एक राजा है उसके अंडर एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, एक ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जहां पर राजा के पास एक जुडिशियल एडवाइजर हो कि जो उसे एडवाइस करे कि कौन सा जो तर्क है वो सही है, कौन सा गलत है। साथ ही साथ उसके पास एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होना चाहिए जुडिशरी का, ठीक है, ताकि सारा जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है वो राजा के हाथ में ना रहे। क्योंकि राजा के हाथ में अगर जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्जीक्यूशन है, तो राजा काम कैसे करेगा, ठीक है, हर तरफ वो इक्वल ध्यान तो दे नहीं सकता। तो इसीलिए यहाँ पर लेयर्ड जुडिशियल स्ट्रक्चर की बात की गई है, ताकि ये देखा जाए कि लॉ का मतलब एक जूरी का सिस्टम अलग हो, ओथ का सिस्टम अलग हो, एविडेंस और पनिशमेंट का सिस्टम अलग हो जुडिशरी में। तो ये जो सारी चीजें हैं वो हमें लेयर्ड वे में यहाँ पर दिखाई देती हैं। सेकंड अगर हम बात करें तो कौटिल्य ने भी कुछ ना कुछ हमें लीगल कंट्रोवर्सी सेट करके दी गई है। कि कौटिल्य कहते हैं कि लॉज की अगर हम बात करें तो लॉज में सबसे पहले आना चाहिए धर्म यानी कॉमन लॉ, सबके लिए कॉमन लॉ लाओ। सेकंड आता है व्यवहार। व्यवहार का मतलब ये कि कस्टमरी लॉ, कि जो भी पुराने कस्टम से लॉ बना के हमें आज की सोसाइटी में हम देखने को मिलते हैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ लॉ होने चाहिए। साथ ही साथ समस्त उन लॉज की अच्छे से प्रॉपर यूसेज होनी चाहिए, और साथ ही साथ लॉजिकल प्रिंसिपल्स पर मतलब राजासन के बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि इन लॉज को हमें पोजेस करके रखना चाहिए। कौटिल्य इसके साथ साथ हमें ये भी बताते हैं
कि अगर धर्म और इंस्टीट्यूशन लॉ के बीच में कोई भी डिसएग्रीमेंट आता है, तो वो जो सारी चीजें हैं वो सेटल डाउन की जाएंगी इन अकॉर्डेंस विद द धर्म, कि धर्म में जो लिखा है उसके अकॉर्डेंस में ही यहाँ पर चीजों को सेटल डाउन किया जाएगा। मतलब इस टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि देयर इज अ सुप्रीमेसी ऑफ धर्म, ठीक है, और ट्रुथ। साथ ही साथ कौटिल्य हमें ये भी बताते हैं कि अगर देयर इज अ कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन, ठीक है, कि मतलब लिखा कुछ और है, समझा कुछ और जा रहा है, तो इसके बीच में जो भी द्वंद्व पैदा होता है उसमें जो राजा है वो उसका जो भी इंटरप्रिटेशन होगा फाइनल होगा, कि राजा ने अगर ये मान लिया कि ये हमारा इंटरप्रिटेशन सही है, वो फाइनल किया जाएगा, बाकी सबको नहीं सुना जाएगा। तो ऐसी सारी जो चीजें हैं वो भी हमें कौटिल्य ने यानी चाणक्य जी ने बताकर रखी हुई हैं। वहीं अगर हम सिविल लॉज की बात करें, लीगल डिस्प्यूट्स की बात करें, मैरिज इनहेरिटेंस डेब्ट्स रूल्स की बात करें, तो यार बिन इलेबोरेटली हम ये कह सकते हैं, इलेबोरेटली डिस्कस्ड इन द धर्मसूत्रास, धर्मशास्त्रास, स्मृतिज एंड अर्थशास्त्र। ऐसी सारी चीजें भी हमें यहाँ पर आती हुई दिखाई देती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन की अगर मैं बात करूं, तो ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल थिंकर्स जो होते थे उनका सबसे पहला काम यही होता था कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। क्योंकि हमने देखा था कि एज द ब्राह्मणिकल जो लिटरेचर है उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वी हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। तो इस तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेशन को चलाकर रखते थे। ये कहते थे कि हमें सबसे पहले अपने लोगों का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, हमें एक डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लानी है। वहीं अगर हम पुराने टाइम की बात करें तो ये हो गया कि इन्होंने लिखा क्या था, ये मतलब एक कह सकते हैं कि आइडियल थॉट था। वहीं उस समय पर ऐसा कुछ चलता ही नहीं था, क्योंकि बहुत सारी स्टेट्स के टाइप्स चलते, जैसे कोई रिपब्लिक है, कोई ओलिगार्की है जहाँ पर 4 से 5 लोग मिलकर लॉज बना रहे हैं, मोनार्की है जहाँ पर एक राजा ही है जो सबको रूल कर रहा है। तो ये सारी जो चीजें थी वो एंशियंट इंडिया में प्रिवेल करती थी। पर अब जैसे जैसे मोनार्की ऑर्डर ऑफ द डे बनने लगी, मतलब मोनार्की बिकेम द सोल ऑर्डर ऑफ द डे फॉर वेरियस फैक्टर एंड कॉजेस, तो मोनार्की बिकेम द सुप्रीम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इस समय पर होता क्या था कि जो मोनार्की में किंग होता था उसको ये कहा जाता था कि तुम्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह लॉ लॉ को प्रैक्टिस करना ही है, साथ ही साथ लॉ को प्रमलगेट भी करना है, लोगों को बताना है कि लॉ में हमने लिखा क्या क्या है। ऐसी चीजें आज उस समय पर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रेवलेंट होना चालू हो चुकी थी। क्योंकि अब इसमें हमने सारी पावर किसको दे दी, किंग को दे दी, कि किंग एडमिनिस्ट्रेशन भी संभालेगा, लॉ में क्या क्या लिखा हुआ है वो लोगों को भी बताएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें जुडिशियल भी आता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव भी आता है। तो ये जो सारी चीजें हैं जैसे जैसे हमने किंग को दे दी, तो किंग वॉज नॉट एबल टू प्रैक्टिस दीज काइंड ऑफ थिंग्स एट ओनली वंस। ठीक है, एक टाइम पर सारी पावर किंग अपनी सिंगल हैंडेडली इनको हैंडल कर ही नहीं सकता था। तो इस समय पर हम ये देख सकते हैं कि जो किंग होता था वो अपने कॉम्पिटेंट जो मिनिस्टर होते थे वो डिपेंडेंट उन पर चालू हो गया, मतलब उन पर डिपेंड होना उन्होंने चालू कर दिया। साथ ही साथ किंग ने कुछ डिपार्टमेंटल हेड्स भी बनाने चालू कर दिए ताकि हम एक डिसेंट्रलाइज मशीनरी की बात यहाँ पर कर सकें। डिसेंट्रलाइज का मतलब ये है कि एक प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन होगा, उसके नीचे डिविजनल होगा, डिविजनल के नीचे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होगा, और डिविजनल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नीचे विलेज या टाउन एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा। तो इस तरीके की हमें एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम पे, मतलब जहाँ ओलिगार्कीज मोनार्कीज चलती थी, इस पीरियड ऑफ टाइम पर आते आते लेटर ऑन अगर हम देखें तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइज तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर होना चालू हो गया था। तो ये है उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन। आगे अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की, तो इंडियन जो थिंकर्स हैं उनको हम ये देख सकते हैं कि उन्होंने टैक्सेशन के लिए कुछ ना कुछ एक्सीलेंट प्रिंसिपल्स को इवॉल्व करके रखा हुआ था। उस समय पर जो टैक्सेशन डिटरमाइन किया जाता था वो किया जाता था लोकल कस्टम्स और ट्रेडिशन के हिसाब से, कि फॉर एग्जांपल एक कस्टम में क्या है कि एक कस्टम में जो है वो सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ खेती बाड़ी करते हैं तो उसके लिए अलग टैक्स लगेगा। दूसरे कस्टम में लोग क्या करते हैं कि सारे लोग ट्रेड एंड कॉमर्स में लिप्त होके रखे हुए हैं तो उन पर दूसरा टैक्स लगेगा। तो ऐसी चीज़ों को यहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता था। एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में अगर हम देखें तो इंडिया में
टैक्स गैदरिंग कॉर्पोरेशन की तरह काम नहीं किया जाता था, बल्कि यहाँ पर लॉ और ऑर्डर को यहाँ पर प्रिजर्व करने की बातें की जाती थी, ताकि हम अपनी स्टेट में रहने वाले लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा वेलफेयर कर सकें। एंशंट इंडिया में अगर हम देखें तो मिनिस्ट्रेंट एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती थी। नेशन बिल्डिंग की बातें यहाँ पर की जाती थी, जो कि आज की मॉडर्न गवर्नमेंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करती हैं। ट्रेड गिल्ड्स, प्राइवेट एजेंसीज, स्टेट डिपार्टमेंट्स, ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को एस्टैब्लिश किया जाता था, जिससे कि नेशनल वेलफेयर को यहाँ पर प्रमोट किया जा सके। ठीक है, ताकि इससे मॉरल, मटेरियल, एस्थेटिक, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सके पूरी कम्युनिटी की। वहीं अगर हम लेटर पीरियड ऑफ टाइम में जाएं, तो लेटर पीरियड ऑफ टाइम में हमें क्या देखने को मिलता है? ये समिति है। समिति का मतलब क्या था कि हमने ऊपर पढ़ के रखा हुआ था कि समिति एक जनरल असेंबली होती थी उस समय के वैदिक लोगों की, जो कि क्या करती थी, अपने राजा का इलेक्शन करती थी। अब समिति डिसअपियर, मतलब राजा का इलेक्शन होना खत्म हो गया। राजा अब क्या होगा, हेरिडेटरी बेसिस पे आएगा। ठीक है, अब वो अपने तरीके से, मतलब हाई टैक्स और आर्बिट्ररी टैक्स को यहाँ पर इन्होंने इम्पोज करना चालू कर दिया। इस समय पर जो स्टेट थी वो इस तरीके से टैक्स वसूलती थी, जिस तरीके से जो मधुमक्खी है वो एक फ्लावर के नेक्टर को जैसे चूसती है, वैसे यहाँ पर टैक्स को निकाला जाता था। और वहीं अगर हम ट्रेड एंड इंडस्ट्री की बात करें, तो ग्रॉस अर्निंग्स पर इनको टैक्स नहीं किया जाता था, बल्कि नेट प्रॉफिट्स पर इन्हें टैक्स किया जाता था। तो ये होते थे लेटर ऑन के यहाँ पर प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन की। हमने यहाँ पर देखा कि एंशियंट पीरियड ऑफ टाइम में वेलफेयर पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, टैक्स गैदरिंग कॉर्पोरेशन यहाँ पर नहीं थी। वहीं अगर हम लेटर टाइम्स में जाएं, तो समिति जैसे ही डिसअपियर हुई और राजा का इलेक्शन बंद हुआ, क्योंकि समिति में राजा की एक अकाउंटेबिलिटी बनी रहती थी कि इन लोगों ने मुझे चुना है तो इनके लिए मुझे काम करना है। तो समिति जैसे गई, राजा की अकाउंटेबिलिटी भी उनसे खत्म हो गई कि राजा अब करेगा क्या, कि अपने तरीके से जो भी उसके मन में टैक्स आया, जितना ज्यादा टैक्स वो लगा सकता था, उसने लगाने की यहाँ पर कोशिश की। तो इस समय पर ऐसा चलता था हमारा प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। वहीं अगर हम बात करें लास्ट में, तो हमें यही बता के रखा हुआ है कि ब्राह्मणिकल जो ट्रेडिशन था उस समय पर हम ये देख सकते हैं कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, टाउन प्लानिंग, वास्ट ब्यूरोक्रेसी, ठीक है, इकोनॉमिक, एजुकेशनल और रिलीजियस एक्टिविटीज के मामले में देखा जाए तो ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स ग्रीक या रोमन स्कॉलर से ज्यादा एडवांस में रहते थे। बस हमें यही बता के रखा हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटर स्टेट रिलेशंस, कि एक स्टेट के रिलेशन दूसरे स्टेट से कैसे होते थे। तो ब्राह्मणिकल लिटरेचर की अगर मैं बात करूं, तो फॉरेन अफेयर्स के जो सिस्टम्स हुआ करते थे, कि जहां पर हमें फॉरेन अफेयर्स को डेवलप करना है, उनको प्रिजर्व करना है, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के बीच में, तो ऐसे जो भी सिस्टम्स थे, ऐसे जो भी कॉन्सेप्ट्स थे, वो हाईली एडवांस्ड हुआ करते थे ब्राह्मणिकल लिटरेचर में। हमें इन सभी के टेक्सचुअल एविडेंसेस भर भर के अवेलेबल हैं कि उस समय की जो फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। उनके व्यूज़ जो भी होते थे वॉर एंड पीस को लेके, डिप्लोमेसी को लेके, ड्यूटीज़ को लेके, वो सीधा साधा रियलिज्म का प्रिंसिपल को फॉलो करते थे। रियलिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी दुनिया में स्टेट्स हैं, उनके ऊपर कोई भी एक अथॉरिटी नहीं है जो उनको रूल करे। एक इंडिपेंडेंट स्टेट यहाँ पर रूलर होता है अपना, मतलब एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही मेन प्लेयर होगा इंटरनेशनल रिलेशंस का। वही सब कुछ कॉन्सेप्ट भी हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं कि अपनी स्टेट को यहाँ पर सबसे ऊपर रखने की बातें की जाती हैं। स्टेट का रोल यहाँ पर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। आगे अगर हम लेटर ऑन जाएं, तो ब्राह्मणिकल स्कॉलर्स में भी यहाँ पर हमें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं, जहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि स्टेट की प्रोग्रेस के लिए कुछ ना कुछ इन्होंने लिख के रखा हुआ है। कोलैबोरेशन का जो एसेंस है वो भी हमें टेक्सचुअल एविडेंस में हमें अवेलेबल है। मेजर पावर और माइनर पावर के बीच में क्या क्या कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उनका नेचर कैसा होना चाहिए, डिप्लोमेटिक मैन्यूवरिंग, रूल ऑफ वॉर, स्ट्रेटेजी ऑफ पीस, वल्नरेबल स्टेट्स, रिसोर्सेज का एक्विजिशन, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो हम कहीं ना कहीं हम इस ब्राह्मणिकल लिटरेचर में देख सकते हैं। तो ये होते थे उस समय के इंटरनेशनल रिलेशंस। आगे अगर हम बात करें, तो हमारे पास टॉपिक आता है लिमिटेशंस ऑफ ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन, कि जो भी हमने अब तक पढ़ा ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में, उसके अब लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशन में वही सारी चीज़ें हैं कि सबसे पहले आता है पीरियोडिजाइजेशन एंड हिस्टोरिसिटी ऑफ टेक्स्ट, कि क्योंकि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन 3,500 का एक लंबा टाइम पीरियड है, तो इसका पीरियोडिजाइजेशन करना कि कौन सी चीज़ें किस टाइम पर
यहाँ पर डेवलप होना चालू हुई, ये हमारे लिए बताना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वहीं अगर हम टेक्स्ट की बात करें कि टेक्स्ट कितने पुराने हैं, ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि 3,500 साल का बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। साथ ही साथ प्राइमरी टेक्स्ट और उनके क्लासिकल सेकेंडरी कमेंट्रीज को भी आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास इशू ऑफ रीडिंग द टेक्स्ट है, कि जो भी अप्रोप्रिएट हिस्टोरिकल कल्चर कंटेक्स्ट में अगर हम उनको रीड करने की कोशिश करें तो हम उसमें कहीं ना कहीं असफल होते हैं। हम उनको रीड नहीं कर पाते हैं। उनको रीड करने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि उनमें नॉन इंग्लिश वोकेबलरी का यूज़ किया गया। राजधर्म, प्रजाधर्म, वर्ण धर्म, मित्र धर्म, ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो संस्कृत में लिखी गई हैं। अगर इंग्लिश स्कॉलर संस्कृत पढ़ेगा उसे कुछ समझ में आएगा ही नहीं। इनफैक्ट आज के टाइम पर अगर हम अपनी कंट्री में देखें, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें संस्कृत आती ही नहीं होगी। तो इसीलिए इन पॉलिटिकल टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, जिससे कि लिमिटेशन बनती है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर ये भी दिखाया जाता है कि क्या सिर्फ वेदास ही सबसे एंशियंट और ओरिजिनल फॉर्म ऑफ सोर्सेज हैं उस समय की नॉलेज के। ये भी यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उठाया जाता है कि कोई वेदास से अलग कोई सोर्स नहीं है जिससे कि हम ये पता लगा सकें कि उस समय पर नॉलेज क्या होती थी। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर लिमिटेशन आती हुई दिखाई देती हैं। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है रिएक्शंस टुवर्ड्स द ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन। कि सबसे पहला जो रिएक्शन आया वो आता है उपनिषद टेक्स्ट। कि हमने देखा क्या कि ग्रेजुअली तो ब्राह्मणिज्म था, ठीक है, उसी को हमने प्रायोरिटी दे दी, क्योंकि वर्ण व्यवस्था जब चलती थी तो हमें यह दिखाया जाता था कि जो भी यहाँ पर सिर है, अगर पुरुष का सिर है तो वह ब्राह्मण। सिर में क्या होता है, दिमाग होता है। तो जो भी दिमाग वाला काम है, रिलीजियस राइट्स हैं, यज्ञ कराने हैं, उनका रिचुअल्स कराना है, तो ये सारी चीज़ों को हमने सिर्फ ब्राह्मणों को दे दिया। अब इससे होगा क्या कि ब्राह्मण जो होते थे वो सोल ट्रस्टी बन गए धर्म के, ठीक है। धर्म का अगर जो भी ज्ञान लेना है, आपको क्षत्रिय के पास नहीं जाना, वैश्य के पास नहीं जाना, शूद्र के पास जाना ही नहीं है। आपके पास सिर्फ ब्राह्मणों के पास जाना है। अब ब्राह्मण भी आपसे तभी बात करेंगे जब आप उन्हें कुछ चढ़ावा चढ़ाएंगे। बिना चढ़ावा चढ़ाए आज के टाइम पर भी कोई ब्राह्मण आपसे बात नहीं करता। तो ऐसी जो सारी चीजें थी, इनकी वजह से हुआ कि जो प्रीस्टली क्लास थी वो डोमिनेट करना चालू कर दिया। एज अ रिजल्ट जो सेज हुआ करते थे लेटर वैदिक पीरियड में, मतलब जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, उन्होंने इस तरीके के ब्राह्मणिक ट्रेडिशन को प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया, इनके खिलाफ होना इन्होंने चालू कर दिया। और हैंस हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने एक रिनाइंसास की मूवमेंट चालू कर दी, कि जिससे कि जो ब्राह्मणिकल सुप्रीमेसी है उसको खत्म किया जाए और उसकी डोमिनेंस को खत्म किया जाए बाय राइटिंग द उपनिषद्स। सेकंड हमारे पास आता है जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो अगर हम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पर क्या कहा जाता है कि जो भी रिचुअल्स हैं वो सारे ब्राह्मण करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो भी रिचुअल्स होते थे वो महंगे होते थे, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपको अश्वमेध यज्ञ कराना है, कोई इतने पैसे दे दो, ठीक है। इनफैक्ट आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो अगर आपके घर में अगर कोई हवन होना है, तो कोई भी ऐसी चीज़ होनी है रिचुअलिस्टिक, तो उसमें आपको कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये तो चाहिए ही चाहिए, तभी आप उस पर्टिकुलर यज्ञ को करा सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो लोग थोड़े नीचे तबके के होते हैं वो इन रिचुअल्स को करने से थोड़ा डरते हैं, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है कि उस समय पर जो भी क्षत्रिय थे, ठीक है, जो भी वैश्य कम्युनिटी थी, उन्होंने एक स्पिरिट दिखाई प्रोटेस्ट की, कि जो भी ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन है हम उसको खुले में यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हैं। जो भी इसमें लिखा हुआ है, इन्होंने वेदास की अथॉरिटी को क्वेश्चन करना चालू कर दिया। इन्होंने गॉड्स के बिलीफ को क्वेश्चन करना चालू कर दिया कि वेदास में जो लिखा है कि इतने गॉड हैं, इन्होंने क्वेश्चन किया कि वो सच में हैं। तो ऐसी जो भी चीज़ें हैं वो बुद्धिज्म जैनिज्म में आई, जिसे अपना श्रमण ट्रेडिशन कहते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखते हैं कि जिसके रिटेलिएशन में ये आई। साथ ही साथ जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो भी हमें कहीं ना कहीं बताते हैं कि इस्लामिक स्कॉलर्स यह कहना होता है कि जो भी कास्ट सिस्टम ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में बना के रखा हुआ है वो सबसे बड़ा यहाँ पर इसका डिक्लाइन का कारण बनता है, ठीक है। इस्लामिक स्कॉलर्स ये कहते हैं कि जो स्ट्रेटिफाइड कास्ट सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा गलत है, ठीक है। इसकी वजह से होता क्या है कि सोसाइटी में इनक्वालिटी आती है। जो लोअर स्ट्रेटा के जो लोग होते हैं वो करते क्या है कि अब धीरे धीरे इस्लामिक रिलीजन को फॉलो करना चालू कर देते हैं। अब क्योंकि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में हम ये देख के रखा हुआ है कि ब्राह्मण सही है, क्षत्रिय भी सही है,
जो वैश्य और शूद्र हैं वही सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंफीरियर क्लास होती है। इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते कि वो कुछ यज्ञ वगैरह करा पाएँ, जिसकी वजह से इन्हें सोसाइटी की नेग्लिजेंस देखने को मिलती है। ठीक है? अनटचेबल्स भी यहाँ पर आने लगते हैं, जिसकी वजह से इस्लामिक स्कॉलर से कहते हैं कि इस स्ट्रैटिफाइड कास्ट सिस्टम की वजह से जो लोवेस्ट स्ट्रेटा की इंडिजिनियस सोसाइटी थी, वो यहाँ पर इस्लाम में आने लग गई, क्योंकि उन्हें ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। सोसाइटी उनको रिस्पेक्ट नहीं देती थी, उनके पास इतने पैसे नहीं होते थे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो यहाँ पर हम देख सकते हैं। वहीं हम सिखिज़्म की बात करें तो सिखिज़्म में भी ये कहा जाता है कि जो भी सारी सोसाइटी है हमें उसका कंपार्टमेंटलाइजेशन नहीं करना है। ठीक है? सोसाइटी को कंपार्टमेंट में बाइंड नहीं करके रखना है। हमें कास्टिज़्म में नहीं बना के रखना है सोसाइटी को। हमें कास्ट फ्री सोसाइटी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें भी हमें सिखिज़्म में देखने को मिलती हैं। अगर हम मॉडर्न डे रिफॉर्मर्स की बात करें तो राजा राम मोहन राय जिन्होंने सती प्रथा को खत्म कराने का काम किया, जो कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन में सबसे मतलब इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं कि रिचुअल बना करता था, उसको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने तो मनुस्मृति को जला भी दिया था। ठीक है? क्योंकि उसमें विमेन को यहाँ पर नेग्लिजेंस में रखा हुआ था, विमेन की पोजीशन को बहुत बेकार बता के रखा हुआ था। इस वजह से बाबा साहिब ने मनुस्मृति को जला के रख दिया। तो ऐसी जो भी चीजें हैं वही में देख सकते हैं कि ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन से क्या क्या रिएक्शंस निकल के आए। तो यही खत्म होता है हमारा यूनिट। थैंक यू सो मच।